हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू आज की वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न 100% पक्के हैं। आप इसे आवश्यक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। साथियों, हम पिछली कक्षा में 10 क्वेश्चन को हल किया था। आज हमारा 11वां क्वेश्चन है। गज़ल में अगर मतला जैसा ही दूसरा शेर आता है तो उसे क्या कहते हैं? किता, रुबाई, मक्ता या हुस्न मतला। तो गज़ल में अगर मतला जैसा ही, यानी गज़ल का जो पहला शेर होता है मतला, उसके जैसा ही दूसरा शेर आता है तो उसे कहते हैं किता कहेंगे, और रुबाई, मक्ता या हुस्न मतला, तो उसे हुस्न मतला कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे गज़ल के ताल्लुक़ से अहम मालूमात आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कारआमद और मुफीद होने वाली है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है दो गज़ल, यानी कभी कभी एक ही बहर और रदीफ़ व काफ़िए में शायर एक से ज़्यादा गज़ल कह देता है तो उसे दो गज़ल कहते हैं। मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हुस्न मतला किसे कहते हैं? मतला के बाद आने वाले दूसरे मतला को, यानी एक मतला के बाद अगर दूसरा मतला भी आता है ना तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, और हुस्न मतला को ही ज़ेब मतला कहा जाता है। तो ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको गज़ल से मुतालिक अहम बात जो ध्यान में रखनी है, मतलाए शानी। गज़ल में एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं, यानी गज़ल में एक से ज़्यादा भी मतला हो सकते हैं। इन्हें मतलाए शानी या दूसरा मतला या मतलाए सालिस या तीसरा मतला कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मक्ता के बारे में आप ध्यान में रखना। गज़ल का आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है जिसे मक्ता कहते हैं। तखल्लुस होता है साथियों उपनाम, जो शायर उपनाम अपने शायरी में रखता है। जैसे प्रेमचंद का है प्रेम, तो इनका प्रेम तखल्लुस है। वैसे ही गालिब का है, पहले असद था बाद में उन्होंने गालिब रखा। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है बैतुल गज़ल। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाबेत कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो बैतुल गज़ल है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहबेत कहलाता है। गैर मुरद्दफ़ गज़ल, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िया हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। गैर के मानी होते हैं नहीं, यानी जिसमें जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िया हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। गज़ल की ज़मीन किसे कहते हैं? तो वह बहर, रदीफ़ और काफ़िया जिसके तहत गज़ल कही जाती है उसे गज़ल की ज़मीन कहा जाता है। ताली किसे कहते हैं? वह शेर जिसमें शायर अपनी तारीफ़ करता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट बातें थी गज़ल से मुतालिक, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने तैयारी करनी है। साथियों, आप ये ना देखें कि 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन में आपके बहुत से सवालात मिलेंगे, तो आप इसे आखिर तक ज़रूर दिखें जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, वली दक्कनी की ज़बान है, यानी वली दक्कनी की जो भाषा थी कौन सी थी? कदीम रिवायती, कदीम यानी पुरानी, रिवायती यानी जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है। कदीम उर्दू यानी पुरानी उर्दू, दक्कनी यानी दक्कन की। तीसरा है जदीद उर्दू यानी नई उर्दू, या तीनों ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कदीम उर्दू यानी दक्कनी उर्दू, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शराबे शौक़ में सरसार हैं हम, वली के इस मिसरे में सरसार से क्या मुराद है? मुराद यानी क्या मतलब है? मस्त, मसरत, गमज़दा या सोगवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इन्होंने ये कह रहे हैं
शराब शौक में सरसार हैं हम। वली के इस मिसरे में सरसार से क्या मुराद है? सरसार से मुराद है मस्त। शराब शौक में सरसार है यानी शराब पीने में हम मस्त हैं। तो ये मिसरे में बयान किया है वली ने। अगला हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो वली दक्कनी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। वली दक्कनी हैं जो 1667 में औरंगाबाद में पैदा हुए और 1707 में इन्होंने वफ़ात पाई। तो वली औरंगाबाद में 1667 में औरंगाबाद में पैदा हुए और 1707 में वफ़ात पाई। इनकी जो गज़लें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती हैं। शराब शौक में सरसार है हम, कबू बेखुद कबू हमेशा रहे हम। तो साथियों, जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे कभी के लिए, कबू इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वली दक्कनी औरंगाबादी। तो ये शेर है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला है, क्या मुझ इश्क ने जालिम को आबे आहिस्ता आहिस्ता की आतिशे गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। ये भी वली दक्कनी का शेर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये मतला की सूरत में लिखा गया है और ये भी है जो मतला की सूरत में लिखा गया है, यानी दोनों हैं जो मतला की सूरत में लिखे गए हैं। इनकी जो तीसरी गज़ल हैं इम्पोर्टेंट है। मुफलसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। ये भी वली दक्कनी की हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी गज़ल का मतला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मानी अल्फाज आपसे पूछे जाते हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। सीस का मानी है से, सरसार के मानी होते हैं मस्त, ये आपके पूछा गया है। बेखुद यानी बेखबर, दो रंगी यानी मक्कारी, गुबार के मानी होते हैं रंजीदगी या नाखुशी, सरवरे इना के मानी हैं सरों का खूबसूरत दरख्त, यानी जो सुर होते हैं, ताल लय होती है, यानी सुरों का खूबसूरत दरख्त, यानी मुराद माशूक यानी उनकी महबूबा। अगला इसके मानी हैं तस्नाहेर यानी काबू में करना, यानी राम करना। सरीजन इसके मानी है माशूक। सरीजन के मानी क्या है? माशूक। जमायत यानी सुकून ठहराओ। खुमार यानी प्यास यानी शराब की तलब यानी तड़प रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ज व समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके। मीर दर्द के इस मिसरे में अर्ज व समा से क्या मुराद है? जन्नत दोज़ख, दुनिया व माफिहा, ज़िंदगी और मौत, ज़मीन और आसमान। तो अर्ज व समा के कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मीर दर्द के इस मिसरे में अर्ज व समा क्या है? ज़मीन और आसमान। तो अर्ज व समा के मानी क्या होंगे? अर्ज के मानी ज़मीन और समा के मानी आसमान। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो इसकी भी व्याख्या देखते हैं। ख्वाजा मीर दर्द 1721 में पैदा हुए और 1785 में इनकी वफ़ात हुई। सैयद ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस था। 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। तसव्वुफ़ इन्हें वर्षे में मिला था, यानी ख़ानदानी पेशा था इनका, है ना तसव्वुफ़, इसलिए सूफ़ी शायर कहलाए। यानी सोफिया काम इनके ख़ानदानी काम था, सोफिया। तो ये इनको विरासत में मिला था, वर्षे में मिला था। इनके वालिद ख्वाजा नासिर अंदलेब भी एक शायर थे, यानी सूफ़ी शायर थे। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इनकी ख्वाजा मीर दर्द की गज़लें हम देखते हैं। अर्ज़ व समा यानी ज़मीन और आसमान कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है
وہ کی جہاں تو سما سکے، تو درد کا شعر ہے، مطلع کے طور پہ ہے۔ دوسرا ہے یہ غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ اچھی غزل ہے ان کی۔ اگلی جو غزل ہے، تجھی کو جو یا جلوہ فرمانا دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، تو یہ بھی مطلع کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ ان کی جو چوتھی امپورٹنٹ غزل ہے، تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمت یعنی برائی، چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے، یعنی جس لیے آئے تھے دنیا میں وہ ہم کر چلے۔ تو یہ بھی درد کا مشہور غزل کا شعر ہے، اور اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے ایگزام میں۔ تو ارض و سما کے معنی ہوتے ہیں زمین اور آسمان، وحدت کے معنی ہیں ایک ہونا، دوئی کے معنی ہیں غیرت یا دو سمجھنا، قاصد کے معنی ہے پیغام لانے والا، ایلچی، اوراق و فہیم کے معنی ہیں عقل اور سمجھ یا شعور، گمان کے معنی ہوتے ہیں خیال، اور آن کے معنی ہیں لمحہ یا پل، ضیاع کے معنی ہے نقصان، بے خود کے معنی ہے اپنے آپ سے یا بے خبر ہونا، مدہوش ہونا۔ تو یہ معنی تھے۔ اگلا کوشچن ہے 15واں، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ میر درد کو، میر تقی میر کو، خان آرزو کو یا غالب کو؟ تو خدائے سخن کے نام سے میر تقی میر کو جانا جاتا ہے۔ اس کی ویاکھیا ہم دیکھتے ہیں۔ تو میر تقی میر کی حالت زندگی کے بارے میں بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کی وفات ہوئی۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آگرہ میں یہ پیدا ہوئے اور 1810 میں لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ میر تقی میر کے اردو میں 6 دیوان ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے میر تقی میر کے اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ تو 6 دیوان ہیں۔ 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ چلے گئے، تو یہ آپ کو سن یاد میں رکھنا ہے۔ دعوت پر لکھنؤ چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ میر کو خدائے سخن کا لقب دیا جاتا ہے، تو خدائے سخن کا لقب جو ہے میر تقی میر کو دیا جاتا ہے۔ انہیں اردو غزل کا امام سمجھا جاتا ہے۔ تو جو میر تقی میر ہے ان کو اردو غزل کا امام سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بھی کچھ اہم غزلیں ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے، یہاں تاجوری کا یعنی بادشاہت کا، کل اس پہ یہی طور ہے، پھر نوکری کا، کل اس پہ یہی طور ہے پھر نوگری کا، تو یہ میر تقی میر کا اچھا شعر ہے۔ اگلا ہے ان کا شعر، رفتگاہ میں جہاں کے ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں۔ اگلا ان کا جو شعر ہے، مشہور شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ اچھا شعر ہے ان کا۔ اگلا جو شعر ہے سبھی امپورٹنٹ ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یاد میں رکھنا ہے۔ معنی الفاظ یا کس کا شعر ہے یا مطلع مقطع کچھ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔ اگلا جو شعر ہے ان کا، عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا ہے، تو یہ میر تقی میر کے امپورٹنٹ شعر ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ میر تقی میر کی تخلیقات بھی آپ سے ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ تخلیقات یعنی کتابات، تو بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق جیسی نمائندہ
मशनू की शोहरत इनको मिली है मीर तकी मीर को। निकातुश शोरा उर्दू शोरा पर लिखा जाने वाला फ़ारसी ज़बान में पहला तज़किरा है। तो फ़ारसी ज़बान में लिखा जाने वाला मीर तकी मीर का पहला तज़किरा कौन सा है? निकातुश शोरा। ज़िक्र मीर, ये मीर के खुद नविस्त हैं यानी आप बीती है, यानी ख़ुद के द्वारा लिखी गई है। एक होती है सवाना निगारी। सवाना होती है जो हम किसी की लिखते हैं। एक तो इंसान खुद अपनी लिखे और एक इंसान जो दूसरे इंसान की लिखे। खुद लिखे इंसान जो खुद की लिखता है उसे खुद नविस्त बोलते हैं और दूसरे की लिखता है उसे सवाना बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब लिखी थी, मिर्ज़ा गालिब की सवाना लिखी थी, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के जो उस्ताद हैं मिर्ज़ा गालिब है, आपको ध्यान में रखना है। मीर के कुल 6 दीवान हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपने घर का हाल, ये मीर की नुमाइंदा मसनवी है, मशहूर मसनवी है। इसके बाद हम मानी देखते हैं। ताजवरी का मानी होते हैं बादशाहत या साहबे ताज होना। सोरस का होता है हंगामा या खेजी। शराब का होता है धोखा। रफ्तगा के मानी हैं गर्जे हुए लोग, वह लोग जो मर चुके हैं। ज़ार के मानी हैं जगह या मुकाम। बेगानगी के मानी हैं गैरत या अजनबियत। पारसाई के मानी हैं नेकी, परहेजगारी। इस सरे की, तो इसके मानी हैं इस दर्जे की। अगला जो मानी है मुआक्किद। मुआक्किद के मानी हैं एतकाद रखने वाला यानी मानने वाला। खाना ख़राब यानी जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद आशिक। खुम के मानी है टेढ़ा। लूनी का मानी है वह नमकीन मिट्टी जो दीवारों से जुड़ती है। अगला है रोज़े सयाह यानी मुसीबत का दिन। गह के मानी है कभी। निदा के मानी है आखिरकार। सी साला के मानी है 100 साल। और बाम के मानी है छत। और किस्सा कोता के मानी है मुख्तसर ये की। मुअन्निस के मानी है दोस्त, दिल को तसल्ली देने वाला। तो ये अहम मानी हैं जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। इनमें से एक या 2 मानी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी मानी को देखें। बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल से हम पढ़ा रहे हैं आपको, इन्हीं में से आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम था फैसलाबाद, शिकवाबाद, शाहजहांबाद या अकबराबाद। तो मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम था अकबराबाद, ये आपको ध्यान में रखना है। 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं। मोइन हसन जज़वी के शेरी मजमे का नाम है। तो दस्ते सबा, अफकार, अमीज़ या फ़िरोज़ा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो मोइन हसन जज़वी है, उनके शेरी मजमूए का नाम क्या है? फ़िरोज़ा है। तो मोइन हसन जज़वी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मोइन हसन जज़वी इनका तखल्लुस है। 1912 में पैदा हुए और 2004 में वफ़ात पाई। मोइन हसन जज़वी मुबारकपुर आज़मगढ़ में 1912 में पैदा हुए और अलीगढ़ में 2004 में इनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मलाल। जज़वी का इब्तदाई तखल्लुस है। आपसे पूछा जाता है मलाल पहले किसका तखल्लुस था? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ़िरोज़ा शायरी का मजमूआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। सुखने मुख्तसर ये शायरी का मजमूआ है। गुजारी सब ये भी शेरी मजमूआ है। हाली का सियासी शऊर ये जज़वी का तहकीकी मकाला है, जिस पर इन्हें PhD की डिग्री तफवीज़ की गई थी, इन्हें दी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी गज़ल भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। गज़ल मोइन हसन जज़वी की
زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، بسر ہو جائے گی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ یعنی زندگی ہے، ہمیں ملی ہے تو اس کو ہم بسر بھی کریں گے، یعنی گزاریں گے بھی۔ شام آئے گی تو آئے لیکن سحر بھی ہوگی، ایک دن شام ہوگی تو صبح ضرور آئے گی۔ تو یہ معین احسن زذبی کا شعر ہے۔ اگلا ان کا شعر ہے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگو، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ تو یہ بھی جذبی کا اہم شعر ہے۔ ان کو کون کون سے ایوارڈ دیے گئے ہیں، اعزازات، ان کو اقبال سمان بھی ملا ہوا ہے اور غالب ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے۔ یہ معنی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، عالم ہونا ایک خاص کیفیت کا پیدا ہونا، یعنی حالت کا پیدا ہونا۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، جذبی کا تعلق کس دور سے ہے؟ تو جدید دور سے ہیں، معابد جدید دور، ترقی پسندی دور یا سر سید دور۔ تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، جو معین احسن جذبی کا تعلق کس دور سے تھا، تو ترقی پسند دور سے، یعنی 1936 میں جو کانفرنس ہوئی تھی بھارت کے اندر، ترقی پسند تحریک کی شروعات 1936 سے مانی جاتی ہے، تو اسی سے یہ وابستہ تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اگلا ہے، قصیدے کا پہلا جز ہے، جز بولا جاتا ہے حصے کو، حصے کو جز بولا جاتا ہے۔ تو قصیدے کا پہلا جز یعنی حصہ کیا ہے، غریض، مدح، تذبیب یا حسن مطلع۔ تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، تذبیب ہوتی ہے جو قصیدے کا پہلا جز ہوتی ہے، اور تذبیب کو ہی تمہید کہا جاتا ہے۔ قصیدے کی تمہید کسے کہا جاتا ہے، تذبیب کو ہی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سر سید احمد خان نے کون سا اخبار نکالا تھا، الہلال، تہذیب الاخلاق، اودھ پنچ یا مخزن۔ تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے کون سا اخبار نکالا تھا، تو تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا، انہوں نے نکالا تھا۔ ان کے علاوہ جو ان کی جو اہم تصانیف ہیں، مقالات سر سید ہے، مقالات سر سید کی جلد پنجم سے لیا گیا جو اپنی مددآب کا جو مضمون ہے، سبق ہے، وہ سیکنڈ گریڈ میں ہے آپ کے۔ اور اکتبات احمدیہ ہیں جو عیسائی مصنف کا اس میں ذکر ہے، جس نے اسلام کی جو صورت ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پہ انہوں نے اکتبات احمدیہ لکھ دیا۔ آثار الصنادید ہے جو دہلی کی قدیم تاریخی عمارتوں کے حوالے سے ایک قیمتی دستاویز ہے۔ اور اسباب بغاوت ہند ہے جو غدر یعنی 1857 کے حوالے کا ذکر ہے۔ تو یہ چند اہم کی تصانیف تھی اور اہم سوالات ہم نے آپ کو بتائیں۔ تو ساتھیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے کوشچنوں کے ساتھ۔ تب تک آپ تیاری کرتے رہیے، اور اگر آپ کو کوئی دقت ہو کسی کوشچن کے اندر تو آپ بے شک آپ کمنٹ کریں، اور ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس سے بھی سمپرک کر سکتے ہیں اور ہمارے ٹیلی گرام سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، بہت بہت شکریہ۔